आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने वेस्ट बंगाल के इलेक्टोरल रोल को लेकर हीटेड हियरिंग हुई है और ऑनेस्टली कोर्टरूम का माहौल काफी चार्ज था। सवाल ये था कि क्या जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही है वो फेयर है या मिसयूज हो रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा बल्क में फॉर्म 6 एप्लीकेशंस डालने का जो आरोप लगा है उसका क्या। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है और क्या बड़े ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने दिए हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझ लो, ये पूरा मैटर इलेक्टोरल रोल के रिवीजन से रिलेटेड है जिसे इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। इस बार वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर चल रहा है उसको चैलेंज किया गया है मल्टीपल पिटिशंस के थ्रू, जिसमें वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का भी पिटिशन शामिल है। एलिगेशन ये है कि रिवीजन प्रोसेस के नाम पर वोटर्स को इंक्लूड और एक्सक्लूड करने का गेम चल रहा है और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो सकता है। आज की हियरिंग में एक मेजर फ्लैश पॉइंट बना फॉर्म 6। ये वही फॉर्म है जिससे कोई भी नया वोटर इलेक्टोरल रोल में अपना नाम ऐड कर सकता है या कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर सकता है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि एलिजिडली बीजेपी वर्कर्स बल्क में फॉर्म 6 एप्लीकेशन डाल रहे हैं, और उन्होंने एक शॉकिंग एग्जाम्पल दिया कि एक ही आदमी ने 30,000 एप्लीकेशन सबमिट कर दी। इस पर सीजे सूर्यकांत ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और उनका स्टेटमेंट काफ़ी डायरेक्ट था। उन्होंने कहा कि हैपेंस एवरी टाइम, नॉट द फर्स्ट टाइम, यू कैन रेज ऑब्जेक्शंस। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट ने इसे एक नॉर्मल इलेक्टोरल फेनोमेनन बताया, ना कि कोई अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस। और यहाँ एक सटल मैसेज भी था। कोर्ट कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई गलत इंक्लूजन हो रहा है तो उसका रेमेडी सिस्टम के अंदर ही है, यानी ऑब्जेक्शन फाइल करो। कोर्ट हर पॉलिटिकल एलिगेशन को तुरंत जुडिशियल इंटरवेंशन का ग्राउंड नहीं मानने वाला है। अब सीनियर एडवोकेट बंदोपाध्याय ने फिर आर्ग्यू किया कि जब एडजुडिकेशन चल रही है तो फॉर्म 6 अलाउ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री लिस्ट आर बीइंग पब्लिश्ड नाउ, द रीसेंट ईसीआई नोटिफिकेशन अलाउज फॉर्म 6 बट फॉर्म 6 कैनॉट बी अलाउड व्हेन एडजुडिकेशन इज गोइंग ऑन। नाउ बंडल्स ऑफ फॉर्म 6 कमिंग। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक केयरफुल स्टेटमेंट था जहां वो इनडायरेक्टली एलिगेशन कर रहे थे लेकिन एक्सप्लिसिटली किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहे थे। इस पर ही सीजे सूर्यकांत ने एक और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया कि दीज स्टेटमेंट्स आर प्रीमैच्योर एंड हाइपोथेटिकल। कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि वी आर नॉट क्लोजिंग द केस एट ऑल, वी विल सी व्हेन द टाइम कम्स। यानी कोर्ट अभी स्पेकुलेशन पर रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन फ्यूचर में अगर एक्चुअल इशू सामने आता है तो उसको कंसिडर करेगी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट DS नायडू ने अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने कहा कि इट कैन बी एनीवन हु बिकम्स 18 इवन टुडे। इफ समबडी हैज़ अ राइट, नोबडी कैन थ्वार्ट इट। अब ये एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट है। राइट टू वोट का जो बेस है उसको हाईलाइट करता है। अगर कोई एलिजिबल हो गया है तो उसको इंक्लूड होने से रोका नहीं जा सकता। इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दिया जो काफी लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन इज अमेंडमेंट ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड वन इज इलेक्टोरल रोल विच गोज फॉर पोल्स। द वन विच गोज फॉर पोल इज एज पर द क्वालिफाइंग डेट गिवन बाय ECI. So the inclusion of such a person will not give him the right to vote in such an election. यानी अगर आपका नाम अभी इंक्लूड होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली वोट कर पाओगे। वोटिंग राइट एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। अब ये डिस्टिंक्शन बहुत क्रूशियल है क्योंकि इससे पॉलिटिकल फियर काफ़ी हद तक न्यूट्रल हो जाता है। बल्क इंक्लूजन का मतलब इमीडिएट इलेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं होता। और अब बात करते हैं SIR प्रोसेस की प्रोग्रेस की। कोर्ट ने बताया कि कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जो रिपोर्ट आई है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई गई है। CJ सूर्यकांत ने खुद कहा, आउट ऑफ 60,000, 40,000 ऑब्जेक्शंस डिसाइडेड टिल लास्ट इवनिंग। बाय April 7 ऑल ऑब्जेक्शंस विल बी डिसाइडेड। अब एक टाइमलाइन बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि कोर्ट क्लियरली एक डेडलाइन सेट कर रहा है अकाउंटेबिलिटी के लिए। अब जब सीनियर एडवोकेट बंदोपाध्याय ने ये एलिगेशन लगाया कि जुडिशियल ऑफिसर्स को अननेसेसरी ट्रेनिंग दी गई है, तब CJ सूर्यकांत ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स दिया कि डोंट रेज फ्रिवलस एलिगेशन, दिस इज एन ओरिएंटेशन दैट्स ऑल, नॉट ऑन मेरिट। अभी लाइन डायरेक्टली इंडिकेट करती है कि कोर्ट अपने अपॉइंटेड ऑफिसर्स की इंटीग्रिटी पर कोई डाउट टॉलरेट नहीं करेगा। जस्टिस बागची ने भी जुडिशियल ऑफिसर्स के रोल को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि जजेस को एक ऐसा काम दिया गया है जो उन्होंने पहले नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इम्पार्शियलिटी पर डाउट किया जाए। वी हैव नो डाउट ऑन देयर इम्पार्शियलिटी और अनबायस्डनेस। ये पूरा सेगमेंट एक तरह से जुडिशरी का अपना सिस्टम पर ट्रस्ट शो करता है। और अब एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जो थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल। कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग अपना अर्लियर ऑर्डर मॉडिफाई किया है। इनिशियली कहा गया था कि नए डॉक्यूमेंट्स अलाउ नहीं होंगे, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि द अपीलेट ट्रिब्यूनल विल नॉट एंटरटेन फ्रेश डॉक्यूमेंट्स विदाउट वेरीफाइंग द जेन्युइननेस ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। यानी फ्रेश एविडेंस कंप्लीटली बैन नहीं है, लेकिन उसकी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होगी।
अब ये बैलेंस क्रिएट करता है फेयरनेस और मिसयूज के बीच। जेन्युइन केसेस को चांसेस मिलते हैं, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स का रिस्क कंट्रोल होता है। कोर्ट को ये भी बताया गया कि 19 एपेलेट ट्रिब्यूनल्स ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं, जिन्हें फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस लीड कर रहे हैं। ये ट्रिब्यूनल्स कोलकाता के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन में बैठेंगे। ये शो करता है कि प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनल बैकिंग दी गई है। नंबर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया कि 60 लाख क्लेम्स में से लगभग 47 लाख डिस्पोज हो चुके हैं और जुडिशियल ऑफिसर्स रोज 2 लाख ऑब्जेक्शंस डिसाइड कर रहे हैं। ये स्केल दिखाता है कि प्रोसेस कितना मैसिव है। कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन दिया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के रीजंस तक एक्सेस होना चाहिए। जस्टिस बागची ने कहा कि द रीजन शैल बी सप्लाइड टू द पर्सन कंसर्न, और ये नेचुरल जस्टिस का कोर प्रिंसिपल है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम इंक्लूड या एक्सक्लूड किया हुआ है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि ट्रिब्यूनल्स गलत इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों को करेक्ट कर सकते हैं। वी सी नो रीजन बाय द डिसीजन कैन बी ऑल्टर्ड एंड ही कैन बी इंक्लूडेड, और साथ ही अगर कोई गलत तरीके से इंक्लूड हो भी गया और वोट भी कर लिया तब भी उसको लेटर करेक्ट किया जा सकता है। यानी प्रोसेस एक कंटिन्यूअस क्लीनिंग एक्सरसाइज है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ओरल सबमिशंस पर वो एक्शन नहीं लेंगे। अगर बल्क फॉर्म 6 का एलिगेशन है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ये जुडिशियल डिसिप्लिन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोर्ट ने एक और पिटिशन को भी कंसिडर किया जो पोल रिलेटेड वायलेंस से रिलेटेड है। कोर्ट ने कहा कि सब्जेक्ट टू क्योरिंग ऑफ डिफेक्ट्स लेट इट बी लिस्टेड ऑन डेट विद अपॉर्चुनिटी टू द अपोजिट साइड टू फाइल अ काउंटर। यानी इस इशू को भी इग्नोर नहीं किया गया, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा। अब पिछली हियरिंग का भी रेफरेंस आया जहां सीजीआई ने ऑब्जर्व किया था कि पूरे देश में एसआईआर स्मूथली हुआ है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। उन्होंने कहा था कि बाय एंड लार्ज बाकी स्टेट्स में प्रोसेस स्मूथ रहा है। ये इनडायरेक्टली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर एक क्वेश्चन रेज करता है। और एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ये भी था कि लॉजिस्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को दी गई है। कोर्ट ने पार्टीज को एडवाइस किया कि अगर कोई जेन्युइन डिफिकल्टी है तो स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ कोर्ट के सामने आए। आज की हियरिंग का तो ओवरऑल टेक अवे क्या हुआ? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पैनिक क्रिएट नहीं होने दिया। बल्क फॉर्म 6 एलिगेशन को एक रूटीन इलेक्टोरल इशू बताया गया। दूसरा, कोर्ट ने क्लियर किया कि इंक्लूजन का मतलब इमीडिएट वोटिंग राइट नहीं होता। और तीसरा, जुडिशियल ऑफिसर्स और ट्रिब्यूनल्स पर फुल ट्रस्ट एक्सप्रेस किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, अप्रैल 7 एक क्रूशियल डेट बन गई है जहां तक मेजॉरिटी ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।